नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी की खबरों से। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां धूमधाम से लोक आस्था का पर्व छठ मनाया गया। साथ ही व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत जो है वो संपन्न किया। जहां बड़ी संख्या में सुबह लोग पंचाल घाट गंगा तट पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने पूजा अर्चना की। आपको ये भी बताते चले कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद माता सीता ने व्रत को रखा है। इस पर्व को आस्था के साथ मनाते हैं। प्रार्थना की जाती है, भगवान सूर्योदय हमारा और हमारे विश्व का कल्याण करें। साथ ही छठी मैया के आशीर्वाद से 36 घंटे का कठिन व्रत भी आसान लगता है। छठी मैया का कितना कठिन व्रत है, उतनी ही शक्ति माता देती है। पर्व देश विदेश में मनाया जाता है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि संतान प्राप्त के लिए भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है और उसको लेकर पंचाल घाट गंगा तट पर बनाए गए पूजा स्थल पर जिला प्रशासन की तरफ से बेहतर व्यवस्थाएं की जाती हैं और जिसमें घाट की साज सजा और सजावट, लाइटें आदि शामिल रही। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, एएसपी डॉक्टर संजय सिंह, सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय मौके पर मौजूद रहे। साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से भारी पुलिस बल के साथ भारी पुलिस बल के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई। गौरतलब है कि कादरी गेट थाना क्षेत्र के पंचाल घाट गंगा तट व्यवस्था की गई है। कामना यही की है कि छठी मैया मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को सकुशल रखे और अगले साल भी अपना व्रत करने की मेरे पास भी शक्ति दे कि हम अगले साल सकुशल सुहागिन बना के रखें कि अगले साल हम व्रत कर सकते हैं। अच्छा, क्या महत्व रहता है इस व्रत का जो 36 घंटे? महत्व तो हम नहीं बता सकते, महत्व के साथ कोई भी नहीं बता सकता कि छठी मैया का महत्व क्या है। बस इतना है कि आप जो भी मनोकामना लेकर के आप अगर जल में गंगा जी को उतरते हैं तो ये मान के चलिए कि वो आपका पूरा होना ही हो रहा है। बस महत्व इतना ही उनका है कि जो भी मनोकामना आपकी है वो पूरी करते हैं। कल से लेकर के आज तक पुलिस ने बहुत सजग होकर के इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया है। पूर्वांचल के बहुत सारे परिवार यहाँ पे हैं जिन्होंने कल रात में भी यहाँ पे पूजा अर्चना की। सूरज का अर्घ्य भी कई महिलाओं को करा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बैरिकेडिंग वगैरह लगा करके नाव पे नावों पर ड्यूटी लगाई गई है। साथ में पर्याप्त संख्या में महिला ऑफिस भी लगाई गई है, बाकी अन्य पुलिस भी है। सारी व्यवस्थाएँ की गई है। पूरा त्यौहार है वो संपन्न हो सके, काफ़ी हद तक संपन्न हो गया है। कुछ परिवार भी है वो भी अभी अपना पूजा। चलिए अब बात कानपुर की कर लेते हैं। कानपुर के घाटमपुर में प्रसिद्ध कुडनी हनुमान मंदिर में गुरुवार कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय हनुमत यज्ञ एवं राम कथा की शुरुआत की गई। आपको ये भी बताते चले कि इस कलश यात्रा में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साथ ही कार्यक्रम आयोजक सूरजपाल सिंह भदौरिया, शीला भदौरिया ने बताया कि हनुमत यज्ञ 7 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। अंतिम दिवस विशाल धनुष यज्ञ और कन्या पूजन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और आपको ये भी बताते चले कि नैमिषारण्य के प्रसिद्ध राम कथा वाचक अमन जी महाराज के श्री मुख से कथा के श्रवण के लिए क्षेत्र के सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। इस शुभ अवसर पर कलश यात्रा के दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उर्वी वर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी पूनम वर्मा, जिला पंचायत सदस्य संतोष कश्यप, प्रधान प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल, बाबा हनुमंत दास सहित तमाम संत मौजूद रहे। कुंडी दरबार में 7 दिवसीय का ये आयोजन जो है वो किया गया है। सूरजपाल सिंह भदौरिया जी हैं जो 31वां यज्ञ करा रहे हैं और इनसे भी जानते हैं किस तरीके जो है आपको क्या ऐसा हुआ जो भगवान के प्रति इतनी ज्यादा आस्था और भक्ति लीन हुए। हमारे बीच में सूरजपाल सिंह जी, आप कहाँ पे यज्ञ करा रहे हैं इस बार? ये बाबा की नगरी कुडनी धाम में यज्ञ होने जा रहा है और 7 तारीख से आज दिन बृहस्पतिवार से है और 13 तारीख को समापन होगा। 13 तारीख को विशाल धनुष यज्ञ भी है कुशल कलाकारों के द्वारा और 14 नवंबर को कन्या पूजन एवं संत पूजन और संतों को यथाउचित उनको दान भी दिया जाएगा। और क्या भगवान देखो, भगवान में तो व्यक्ति जो लीन हो जाता है उसकी बातें ही अलग है और सब जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है तब तक कहीं कुछ पता की जो संतों का इस बार पूजन रखा नहीं। संतों का हर बार हम पूजन करते हैं। ये
पहली बार नहीं है, जब जब यहाँ कार्यक्रम होता है तो संतों का विशेष पूजन किया जाता है। और धर्म का प्रचार निरंतर कई वर्षों से जो है कर रहे हैं। तो हमारे बीच में जो भगवताचार्य व्यास जी हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरीके आप धर्म का प्रचार। राम कथा, शिव पुराण की कथा, देवी भागवत की कथा और धार्मिक अनुष्ठान, यानी जन में जागरण करना, धर्म की आस्था बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है। तो क्योंकि हम ब्राह्मण कुल से भी हैं, तो अब अपने सनातन धर्म को हमारा बढ़ाने का मूल उद्देश्य है। अच्छा, जिस तरीके देखा जाता है तो जो जिहादी मानसिकता के लोग होते हैं वो मतलब लमसम जो है सनातन को ही एकदम मुद्दा बनाते हैं, ऐसा क्या है? असल में ऐसा है कि उनके दिमाग में अभी तक ये नहीं आया कि सनातन ये हमारे भारतवर्ष नहीं विश्व का प्रथम धर्म है, और जहां से सनातन धर्म जागृत हुआ चला है, उसके बाद तमाम धर्म दुनिया के आ गए हैं और दुनिया के धर्म आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा धर्म है जो जड़ है, मूल है। मतलब किसी वृक्ष की डालियां तो बहुत होती हैं, काटने के बाद फिर झाड़ी आ जाएंगी, फिर काटी जाएंगी, परंतु ये सनातन धर्म एक जड़ है, वृक्ष का मूल है, और उस मूल को लोग समझते नहीं, और जब नहीं समझते हैं तो इसीलिए पछता रहे, परेशान हो रहे हैं। जिस तरीके कथा में हर जगह जो है, जो पहले भी यज्ञ वगैरह होती तो उसमें भी राक्षस प्रकृति के लोग आते थे। इस समय जिस तरीके धर्म में व्याधाएं आती हैं और जो राक्षस प्रकृति के लोग होते हैं वो व्याधाएं उत्पन्न ही करते हैं। हमारे बीच में जो कुढ़नी दरबार के जो महंत जी हैं, हनुमान दास जी महाराज जी हमारे बीच में, उनसे भी जानते हैं कि महाराज जी यज्ञ है और आपके ही सानिध्य से, आपके आशीर्वाद, किस तरीके कथा का? ये कई वर्षों से सूरजपाल भदौरिया यहाँ पर यज्ञ करवाते हैं, भंडारा करवाते हैं, और भी यहाँ पर बड़े बड़े कार्य सभी भक्त लोग करवाते हैं, सुंदरकांड भंडारा। और ये जो सूरजपाल भदौरिया निरंतर हर साल कार्यक्रम यज्ञ का करवाते हैं। ये अर्रा गांव, ये कररही से में के रहने वाले हैं, और ये बहुत अच्छे भक्त हैं जो कि यहाँ हर साल यज्ञ का कार्यक्रम करते हैं और संत पूजन, कन्या पूजन करवाते हैं, और श्रद्धा पूर्वक सभी संतों को संतुष्ट करते हैं, कन्याओं को पूजन करते हैं, भंडारा करवाते हैं। और इन साल भी 7 तारीख से 13 तारीख को समापन होगा, 14 को भंडारा होगा, विशाल भंडारा होगा 14 तारीख को, और रामलीला 13 तारीख को होगी, जिसमें कि सभी भक्त बड़ी दूर दूर से आएंगे और यज्ञ देखेंगे, कथा सुनेंगे। व्यास जी के मुखारबिंद से, ये नैमिक सीतापुर से व्यास जी आए हुए हैं, इनके मुखारबिंद से कथा होगी, राम कथा सुनाएंगे 7 दिन। 13 तारीख को समापन होगा, 14 को भंडारा होगा, रामलीला 13 तारीख को होगी। तो ये हमारे बीच में जो यहाँ के महंत जी हैं कुढ़नी दरबार के, जिन्होंने बताया कि यज्ञ 7 तारीख से चालू होगा और 14 तारीख को विशाल भंडारा। खबर पलिया कला संपूर्ण नगर से है, जहां पूर्वांचल में मनाया जाने वाला महान छठ पर्व आज पूरे देश में बड़े धूमधाम और परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस पर्व को मनाने के लिए संपूर्ण नगर के छठ घाट पर कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। वहीं संपूर्ण नगर के सिंगाही खुर्द में छठ घाट पर भव्यता के साथ सजाया गया। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने महान छठ पर्व को मनाने के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लिया। छठ पर्व को शांतिपूर्वक आयोजन कराने के लिए पुलिस और प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पलिया तहसील से तहसीलदार आरती यादव, पुलिस क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव, संपूर्ण नगर और चंदन चौकी के इंस्पेक्टर के कुशल नेतृत्व में छठ पर्व का आयोजन जो है वो शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। यहाँ नगर के सभी सम्मानित जन, सभी व्रतधारी, अन्य विभागों से उपस्थित यहाँ समस्त जन, सभी को सर्वप्रथम मैं इस महापर्व की शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि अभी सर ने बताया, यहाँ पे मेरा आना पहली बार हुआ है इस पर्व के अवसर पर, लेकिन वाकई इतना बड़ा आयोजन और इतना सफल, इतने अच्छे से मैनेजमेंट सभी के सहयोग के बिना नहीं हो सकता, ये बात सही है। तो इस कार्यक्रम में जितने भी सहभागी रहे हैं, चाहे उन्होंने शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, अपने श्रम दान से जो भी सहयोग किया है, उनके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद मेरी तरफ से और अग्रिम शुभकामनाएं कि आप लोग हमारे देश की ये जो परंपराएं हैं, आस्था है, इसको आगे इसी तरह से आयोजित करते रहे सभी लोग। सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ।
खबर उपडीहा से है, जहां देश में छठ पर्व का आज समापन हो गया। ये पर्व 4 दिवसीय होता है। नहाय खाए से ये छठ का पर्व जो है वो शुरू होता है और तीसरे दिन व्रती जो है वो महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है और फिर प्रातःकाल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद इस पर्व का समापन हो गया। भारत नेपाल सीमा के रुपहीडिया नगर पंचायत के हनुमंत सरोवर को छठ कमेटी और नगर पंचायत द्वारा दुल्हन की तरह सजाया गया, जहां महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। ये व्रत खासकर पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि रुपडीहा छठ कमेटी के द्वारा प्रसाद की भी भव्यता यहाँ पर जो व्यवस्था है वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी। की टीम को है और उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस छठ पूजा में आए हुए सभी नगर पंचायत जो आसपास के क्षेत्रों के लोग जो आए हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरी तरह से व्यवस्था को बनाए रखा है। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी कहीं भी कोई किसी तरह का न्यूसेंस नहीं है। आज जलवायु और प्रकृति की जो बहन है छठी माई, उनका पूजन है। इसके माध्यम से हम भगवान सूर्य को आज अर्घ देते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि उन्होंने पूरी धरा पर जो जीवन को चलाने के लिए हमारे एक ऐसे ही देवता है जो साक्षात रूप से हमारे सामने प्रकट होते हैं। हम उनको अर्घ देते हैं तथा हमारे मंच पे आसीन सभी सम्मानित रुपये के नागरिकों को मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। हनुमान सरोवर के तट पर उपस्थित जो मातृ शक्तियाँ हैं और हमारे बीच में उपस्थित जो गणमान्य गण है, हमारे बीच में आज इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख भैया जेपी सिंह जी, आचार्य मणिराम शर्मा जी, आचार्य दयाशंकर शुक्ल जी, संजय वर्मा जी, शेर सिंह रसोधन जी, हमारे SHO शमशेर बहादुर सिंह जी, देवी प्रसाद मदेशिया, राजू भैया, सुशील बंसल जी, अनिल अग्रवाल जी, जो भी इस कार्यक्रम में जो भी उपस्थित है सभी को हमारा सादर प्रणाम। एक बार सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे, छठी मैया की, छठी मैया की। पूरी आवाज आप भारत के पार सीमा पर है, आपकी आवाज इस सरहद को इस पार जानी चाहिए। इतने लोग आए हैं, एक भक्तिभाव का कार्यक्रम है, सनातन धर्म का कार्यक्रम है, हिंदू धर्म का कार्यक्रम है। कसम जोर से बोलिए, छठी मैया की, छठी मैया की, भगवान सूर्य की, भगवान सूर्य की। भगवान सूर्य एक ऐसी असीम ऊर्जा के अधिष्ठाता है जिनसे पूरा ब्रह्मांड चलता है। ऐसी ऊर्जा है कि जिससे अगर सूर्यास्त होने के बाद अगर सूर्य न निकले तो लोग छटपटाने लगते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया। आज सूर्य के दर्शन भारतवर्ष में सबसे ज्यादा होता है। यूरोप कंट्री में तो सूर्य के दर्शन नहीं होते, 8 महीने तक नहीं होते सूर्य के दर्शन। भारतवर्ष इस मामले में बहुत ज्यादा बहुत ही भाग्यशाली है कि सूर्य की उपासना भी हमारे यहाँ होती है, सूर्य की आराधना भी हमारे यहाँ होती है। और इस छठ पर्व पे सूर्यास्त की भी पूजा होती है, ढलते सूरज की पूजा होती है और उगते सूरज की पूजा होती है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे भारतवर्ष का जो सांस्कृतिक और धार्मिक जो है उसकी जितनी प्रशंसा और जिसकी गहनता से अध्ययन किया जाए तो ये बहुत बड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बस्ती से है, जहां पूरा मामला है कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित विष्णुपुरवा का, जहां पीड़ित को
ठगों ने शिकार बना डाला और एक के बाद एक 9 बार में पूरे खाते से पैसे को खाली कर दिया और सुनील कुमार केवल देखते रह गए, जिसके बाद सुनील कुमार ने बैंक में फोन कर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल एक पैथोलॉजी के मालिक के साथ ऐसी ठगी हुई जिसकी भनक उन्हें तभी लगी जब व्हाट्सएप पर आया हुआ एक लिंक पर क्लिक करने के बाद उनके खाते से एक के बाद 9 बार में यानी पूरे खाते में रखे हुए 14 लाख रुपए से ज़्यादा रकम जो थी वो ठगों ने ठग लिया है और साइबर थाने में जाकर भी पूरे घटना की शिकायत की गई और वही इस पूरे मामले में सीओ सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि पुलिस सबूतों के आधार पर शीघ्र ही यानी जल्द ही मामले पर कार्रवाई करेगी। मेरे मोबाइल पे कई दिनों से एक मैसेज आ रहा था बंधन बैंक के नाम से कि अपना पैन कार्ड अपडेट करवाइए। तो जब हमने पैन कार्ड अपडेट के लिए 2-3 बार हमने इग्नोर किया, उसके बाद एक दिन कॉल आई मेरे पे कि आप इसको जितना जल्दी हो सके करवा लीजिए, नहीं तो बैंक 3-4 दिन के लिए बंद हो जाएगा, तो फिर आपका अकाउंट बंद हो सकता है। तो एक लिंक भी भेजा उसने मुझे कहा कि अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप लिंक पे आप खुद कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो खुद आप। तो मैंने पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ डाला और उसके बाद ही मुझे लगता है मेरा मोबाइल हैक हो गया और 10 से 15 मिनट बाद ही धीरे धीरे करके ओटीपी मेरे मोबाइल पे आ रहा था और पैसे धीरे धीरे करके 9 बार में सारे पैसे लगभग 14,57,000 9 बार में लगभग 14,57,000 रुपया वो पैसे जो है धीरे धीरे कट के सारे खत्म हो गए। जब अकाउंट में पैसे लगभग 100 कुछ रुपए बचे तो बंद हो गया। फिर मैंने तुरंत पहले बैंक पे कॉल किया, बंधन बैंक पे, फिर बंधन बैंक वालों ने 1930 पे वहीं से तुरंत बैठे बैठे कॉल की, साइबर क्राइम का जो टोल फ्री नंबर है। तो तुरंत 1 घंटे के अंदर ही ये सारा सब कुछ कॉल हमने जो है करके और सब कुछ करवा दिया था। उसके बाद फिर हम साइबर थाने में भी इसका एप्लीकेशन दिए और क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि जल्दी से जल्दी जितना हो सकेगा हम इस पर आपका पैसा वापस करवाएंगे। क्या ऐसी ठगी पहले भी कभी हुई है आपके साथ? नहीं, ये पहली बार ऐसा था, इसके पहले कभी कोई ऐसी। कोतवाली जनपद बस्ती के रहने वाले सुनील कुमार वर्मा द्वारा ये शिकायत की गई कि एक साइबर लिंक के माध्यम से उनके साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ और इसमें 14,56,000 रुपये लगभग उनके खाते से कट गए। इस शिकायत पर तत्काल पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया। गत 5/11/2024 को मुकदमा अपराध संख्या 19/2024 थाना साइबर जनपद बस्ती में पंजीकृत करके उसकी विवेचना की जा रही है। जिस लिंक के माध्यम से आया था जो भी उसमें साक्ष्य पुलिस को प्राप्त होते हैं और साइबर ठगी का ये जो नेक्सस होगा पुलिस उस पर काम कर रही है। साक्ष्यों के आधार पर इसमें शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की। रायबरेली नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी ने 5 नवंबर को दिशा की बैठक में रायबरेली के अधिकारियों की जात पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसमें कहा कि रायबरेली में कोई भी एससी, ओबीसी, दलित समाज से अधिकारी नहीं है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर रायबरेली की सियासत से लेकर दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई है। इस पर मनोज पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक उचाहार से बातचीत की गई। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निसंदेह अगर न्याय न मिल रहा होता तो जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का चुनाव न करती। कुछ और दिखा रहे हैं जी, इसको चलाइए। मैं सम्मानित अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, जिस विषय पर मैंने आप सबको आमंत्रित किया है वो विषय आप सुन लीजिए कि राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि मैं एमपीज की बैठक में गया था। कितना दुर्भाग्य है, 4 बार का चुना हुआ सांसद दिशा की बैठक को। नेता विपक्ष और रायबरेली के सांसद ने 5 नवंबर को रायबरेली में बचत भवन में एक दिशा की मीटिंग की थी। उसको लेकर उन्होंने नागपुर में एक बयान दिया है कि रायबरेली में जो अधिकारी हैं उसमें न दलित हैं न आदिवासी हैं। तो इसके लिए इसको लेकर उचाहार के विधायक डॉक्टर मनोज पांडे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे आखिर इस बयान में इनका क्या कहना है। सर देखिए, ये बयान एकदम झूठा है, असत्य है और राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को ऐसे बयानों से बचना भी चाहिए। भारत में सभी जात, वर्ग और धर्म और भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं और यही भारत की खूबसूरती है कि सब एक साथ एक परिवार की तरह रहते हैं।
जिस मीटिंग का जिक्र किया गया उस मीटिंग में मैं मौजूद था। अब मैं कहना चाहता हूँ किसी जिम्मेदार व्यक्ति को बोलने से पहले कम से कम वो सूची ले लेते जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। उन अधिकारियों के अगर उससे जाति को पूछने का कोई अर्थ नहीं होता सामाजिक ताना बाना में, लेकिन अगर जाति लेना चाहते तो ये सूची हमारे पास है, हम आपको उपलब्ध करा दे रहे हैं। इस सूची को केवल गौर से देख लीजिए। ये जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे, ये वहाँ पर उपस्थित लोगों की ये सूची है, फिर अधिकारियों की ये सूची है। आप उनके अधिकांश लोगों के आगे उनका सरनेम लिखा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं? यहाँ 1 दर्जन से अधिक विभागाध्यक्ष, वो जो हमारे पिछड़े समाज के भाई थे, उस समाज से आते हैं। 8 से ज़्यादा अधिकारी दलित समाज के हमारे भाई थे यहाँ पर। कुल उपस्थिति में 32-33 अधिकारियों में 22-23 अधिकारी जो पिछड़े और दलित समाज से हमारे आते हैं। यदि मैं उनको जातियों में कभी बांटना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक प्रश्न के जवाब में ये कहना पड़ेगा, इस तरीके के झूठे बयान देकर के कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा। और जो एक सामाजिक समता है, समरसता है, हम लोगों की जो एक आपसी समन्वय है, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का काम केवल महज अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए, वोट की राजनीति के लिए, एक वितृष्णा फैलाने के लिए ये काम किया जा रहा है। ये देश के हित में नहीं है। मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा और विनती करूंगा ऐसे नेताओं से कि आप संवैधानिक पद पर हैं, आपको शोभा नहीं देता इस तरह की झूठी बात कहने पे। आप कहाँ देश को ले जाना चाहते हैं? आप पार्लियामेंट में बात उठाएंगे कि इसरो में वैज्ञानिक कितने एससी और बीसी समाज के हैं? ये नहीं ठीक लगता। ये ठीक है, देश में जिनकी भी सरकारें रही हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान जो उन्होंने बनाया उसका सब सम्मान करते हैं और सब ने पालन किया। और हम सब चाहते हैं सार्वजनिक जीवन में कि जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। उसके लिए अगर हम लोगों को भी कोई बलिदान और त्याग करना पड़ेगा तो उसके लिए भी तैयार है। लेकिन आप झूठी बात बोलेंगे कि 80% लोग उसमें अनुसूचित और पिछड़े समाज के नहीं थे। अब तो उल्टी बात कर रहे हैं। 80% लोग ही हमारे पिछड़े भाई जो अधिकारी होकर के आए, जो हमारे अनुसूचित समाज के लोग हैं, उनके नाम इसमें हैं जो उपस्थित थे। तो मैं इस पर दुख प्रकट करता हूँ। गलत है इस तरह की बातें, देश को और देश की भावनाओं को कमजोर करने वाली है। क्या लगता है एक राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता है, उनको अधिकारियों को लेकर ऐसा बयानबाजी को आप कैसे देखते हैं? नहीं, राष्ट्रीय ना भी हो, एक सामान्य व्यक्ति को जो भारत का अपने को नागरिक कहता है, उसको अपने प्रत्येक इस तरह के बयान से पहले उसको सच्चाई को पता करना चाहिए। सच्चाई से अलग बोले जाने पर लोगों के विश्वास को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। अब फिर बोल दिए खटाखट आला, हम बात करेंगे कहाँ गया 8500 खटाखट 8500 रुपये तो आपने खटाखट की बात किया और आप अपनी सांसद निधि नहीं खटाखट खर्च कर पाए, वो पूरी बची हुई है। देखा मनोज पांडे जी ने जो बयान दिया है उसको लेकर, राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया है। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज, रायबरेली। मुरादाबाद में प्राचीन शिव मंदिर के पास 35 से 40 मीटर की दूरी पर चल रहे नॉनवेज रेस्टोरेंट पर मंदिर आने वाले भक्तों और हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिला, जहां हिंदू समाज पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रांशु जोशी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और नगर से इस संबंध में शिकायतें की। और साथ ही युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता होटल के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और नगर आयुक्त से रेस्टोरेंट को सीज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। जैसे कि आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि मुरादाबाद में चड्डा सिनेमा की तरफ गुलशन करीम मंदिर की मात्र 40 मीटर की दूरी पे है मांस की दुकान, जो रेस्टोरेंट खोला हुआ है। रेस्टोरेंट इन्होंने खोला हुआ है मंदिर के पास, तो उसका हिंदू समाज पार्टी पुरजोर विरोध करती है। अगर अधिकारियों ने इस पे कार्रवाई नहीं करी, जैसे कि मैंने माननीय एसएसपी महोदय को भी एक पत्र दिया है आईजीआरएस, और एक नगर निगम में भी दिया है कि ये जो मांस बेचते हैं रेस्टोरेंट में, ना तो ये सेलेक्टर हाउस का होता है और ना ही इस पर कोई मुहर होती है। अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है गुलशन करीम के ऊपर, तो हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता मिलकर उनकी दुकान के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे।
जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद राष्ट्र। गुजरात के सूरत शहर के विभिन्न विस्तारों में छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। छठ पर्व आस्था का पर्व है। इस पर्व को भारत के कई राज्यों में मनाते हैं, लेकिन बिहार राज्य में इसको बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। वहीं गुजरात राज्य में भी सूरत शहर के विभिन्न विस्तारों में छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सूरत महानगर पालिका द्वारा छठ व्रतधारियों के लिए विशेष व्यवस्था प्रदान की गई। हम लोग करीब 15 साल से छठ पूजा, ये 15वां साल हम लोगों का छठ पूजा है। 14 साल बहुत ही दिक्कतों में हम लोगों ने पूजा किया, बहुत ही तालाब पे कशिश थी, लेकिन जो पहले हमारे सदस्यगण थे वो बहुत अच्छे ढंग से इनको विस्तार किया। आज 15वां साल हम लोगों ने छठ पूजा में बहुत काफ़ी संख्या में भीड़ देखा, बहुत काफ़ी संख्या में। फर्स्ट तालाब जो था उसके साथ साथ हम लोगों को दूसरा तालाब में भी लेना पड़ा, और हम लोगों ने इस बार बहुत ज़्यादा ही व्यवस्था किया था कि पब्लिक ज़्यादा आएगी, इसलिए दूसरे तालाब का भी बढ़िया व्यवस्था किया था। और हमारे जन कल्याण सेवा समिति के सारे मेंबर अपना तन मन और धन से सहयोग देकर इस पूजा को भव्य बनाया, और इसमें करीब करीब 50 से 60 हज़ार यहाँ पे पब्लिक इकट्ठा हुआ था। छठ व्रतियों का भी काफ़ी संख्या में भीड़ था। उसको हम लोगों ने सही ढंग से अच्छे तन मन धन से इस पूजा को भव्य बनाया। इसके लिए हमारे जन कल्याण सेवा समिति के सारे सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, और हर साल हम लोग चाहेंगे कि इससे भी अच्छा करें, ताकि हमारे छठ व्रती को कोई भी परेशानी न हो, कोई भी तकलीफ न हो। और इसके लिए हम लोग प्रयास करते ही रहेंगे, जब तक यहाँ पे है हम लोग छठ पूजा का आयोजन करते ही रहेंगे, आगे बढ़ चढ़कर। बिहार के मुंगेर में उदीयमान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हो गया। उगते हुए सूर्य की उपासना के बाद छठ व्रतियों ने पारण कर 36 घंटे का निर्जला उपवास खोल दिया है। मुंगेर जिले में छठ पर्व को लेकर आसपास के तालाब, डैम और नदी किनारे बनाए गए छठ घाटों में उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए छठ व्रती अपने समस्त परिवार के साथ पहुंची। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों और कृत्रिम जलाशयों में भी भगवान भास्कर को अर्घ दिया। सभी छठ घाटों पर छठी मैया के गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय रहा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शहर के फुलबाग से ट्रिपल ITM फेज 1 एलिवेटेड रोड ROB का जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देश अनुपम कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार को दिया गया। बताते चले कि PWD सेतु संभाग ग्वालियर के कार्यपालन यंत्री यानी कि जोगेंद्र यादव ने बताया कि ग्वालियर में एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य 2 फेज में चल रहा है। जो फेज 1 शहर के फुलबाग चौराहे से ट्रिपल ITM और फेज 2 फुलबाग से गिरवाई चौकी तक का निर्माण कार्य होना है। जो फेज 1 फुलबाग से ट्रिपल IT का निर्माण कार्य 3 भागों में बांटा गया, और बताया गया कि लगभग 20 किलोमीटर का फ्लाईओवर 1272 करोड़ रुपए की राशि से बनाए जा रहे, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का पहला फ्लाईओवर होगा। एलिवेटेड रोड अपना 2 फेजेस में बन रहा है। पहला फेज़ 1 और फेज़ 2 है। फेज़ 1 का अपना ट्रिपल ITM से फुलबाग तक काम चल रहा है, और फेज़ 2 का फुलबाग से गिरवई चौकी तक का काम चल रहा है। तो जो अपना फेज़ 1 का काम चल रहा है उसमें कार्य प्रगतिरत है, और इसको अपन ने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग अपन ने बांटा है इसका पहले पियर से 87 नंबर पिलर तक, और फिर बांटा है अपना 87 पियर से 167, और फिर बांटा है 167 से 231 तक। इन तीनों फेजेस में अपना काम चल रहा है। पहले से लेकर 87 पियर तक अपना सब स्ट्रक्चर वगैरह का काम चल रहा है, और सेकंड वाले में जो 87 से 167 बताया वहाँ अपनी स्लैब का काम चल रहा है, और अपन अभी तक 57 स्लैब डाल चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि अपन लगभग 1400 मीटर की स्लैब का वर्क हो चुका है अपना इस पूरे काम में। इसे कब तक पूरा हो जाएगा? ये इसकी जो समय अवधि थी वो है फरवरी 2025 है, लेकिन कई जगह अपना भू-अर्जन अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण से समय वृद्धि इसमें देनी होगी ठेकेदार को, और लगभग ये काम अपना जनवरी 26 तक हो पाएगा। कितने किलोमीटर मारेगा दोनों मिला के? ये दोनों मिला के लगभग 20 किलोमीटर का काम है, और ये पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा फ्लाईओवर होगा, जो पहला फ्लाईओवर होगा जो इतनी लंबाई में बन रहा है। इनकी राशि क्या रखी गई? इनकी राशि पहले फ्लाईओवर की जो राशि है वो 372 करोड़ है, और दूसरे की राशि जो है कार्य की राशि 700 करोड़ है, बाकी भू-अर्जन वगैरह मिला के वो 900 करोड़। खबर बिहार के गया से है, जहां हिंदुस्तान आवास मोर्चा के प्रचार वाहन पर लाठी डंडे से लैस असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया
और बैनर पोस्टर तोड़ दिए। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेकर जातिगत टिप्पणी और गाली गलौज करते हुए वाहन चालक को जमकर पिटाई कर दी। साथ ही हमलावरों ने प्रचार वाहन चालक के मोबाइल फोन छीन लिया और प्रचार वाहन पर लगे पोस्टर को फाड़ दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। जिस तरह से हमारे पार्टी के प्रचार गाड़ी पर हमला किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज किया, यह जंगल राज की याद दिलाती है। इस तरह का घटना कहीं से भी उचित नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र में सभी को समान रूप से बात रखने का, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। और जिस तरह से जंगल राज के जो सिपाही हैं, वह जंगल राज की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं और इसको रोकने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर के आना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी के जो सिपाही हैं, कहीं न कहीं आम लोगों पर, राजनीतिक दलों पर हमले कर रहे हैं। यह दर्शाता है, हम किसी जातिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हालिया जिस तरह की घटनाएं हो रही है उसमें स्पष्ट रूप से राजद के कार्यकर्ताओं का हाथ है और यह पुनः किसी भी हाल में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जंगल राज की स्थापना करना चाहते हैं, जो बिहारवासी कतई होने नहीं देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।